ये जो मेरा YouTube चैनल है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, खास करके अगर तुम AKUEB बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो या तुम BISC बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, तो इन दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा चैनल है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लाया हूँ क्लास 10 बायोलॉजी का AKUEB बोर्ड का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब दरअसल क्या होता है, जो भी बच्चे 9 से 10 में जाते हैं तो वो सारी चीज़ों से जो है वाकिफ़ होते हैं, लेकिन जो बच्चे 8 से 9 में जाते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें एक और बार आप लोगों को रिमाइंड करा दी जाए। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार अभी तो 9 के पेपर दिए हैं, अभी तो हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है, अब कर लेंगे, 10 भी हो जाएगी, जिस तरह 9 हो गई उस तरह 10 भी हो जाएगी। लेकिन तुम ये बात याद रखो कि 10 क्लास तुम्हारे कैरियर की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास के अंदर तुमने अपना पूरा हार्ड वर्क करना है, ठीक है, और अपना फुल जो है मेहनत से काम करना है। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ क्लास 10 बायोलॉजी का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब जो बच्चे AKUEB बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या BISC बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते ही होंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या करता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो वेटेज होती है हमारे सिलेबस की जितनी भी वेटेज है उसे क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है अमंग द चैप्टर्स, ठीक है। अब अगर हम AKUEB बोर्ड के बायोलॉजी की बात करें तो टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। अब इस टेबल से तुम इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि किस चैप्टर की कितनी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो चैप्टर्स हैं, MCQs हैं, CRQs हैं, ERQs हैं और टोटल मार्क्स वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करने से पहले इसके कुछ कीवर्ड्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर तुम देख सकते हो MCQs। यहाँ पर तुम देखो MCQs जो है एब्रीविएशन है हमारे पास किसकी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो MCQs क्या कर रहा है, एब्रीविएट कर रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। अब जानते हैं हम AKUEB बोर्ड के अंदर या फेडरल बोर्ड के अंदर जो मैक्सिमम वेटेज होती है वो MCQs की ही होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो टोटल जो 9 चैप्टर के मिलाकर जो MCQs आ रहे हैं उससे ज़्यादा है 40 मार्क्स के जो है यहाँ पर MCQs आ रहे हैं। अच्छा, अब MCQs के बाद देखो CRQs का मतलब होता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं इस क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर जो है तुम्हें स्मॉल फ्रेजेस का इस्तेमाल करना होता है, टेक्चुअल एविडेंस का इस्तेमाल करना होता है, तुम्हें यहाँ पर डायग्राम्स प्रोवाइड करनी होती है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस या जो BISC बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बनाना भी आना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास ERQs है हमारे पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर तुम्हें डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर तुम्हें चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, जिसमें तुम्हें चीज़ों को एनालाइज करवाना है, इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट्स बताने हैं, किसी चीज़ के सिम्टम्स बताने हैं, किसी चीज़ के जो है इफेक्ट्स बताने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है तुम ERQs के अंदर बताते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम AKUEB बोर्ड का जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तुम अपने SLOs जब तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे तो तुम उन SLOs के अंदर कुछ एब्रीविएशंस देखोगे K, U और A, ठीक है। तो अब ये बात भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किस तरह से तुमने इन चीज़ों का अप्लाई करना है, ठीक है। इन SLOs पर किस तरह से तुम्हें काम करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो K है, K स्टैंड फॉर नॉलेज, ठीक है। अगर तुम AKUEB बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, या तुम BISC बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो तो नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। सबसे ज़्यादा वेटेज अंडरस्टैंडिंग की है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देखो, जब हम 8th क्लास तक होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा रट्टाफिकेशन चल जाता है, लेकिन जब हम बोर्ड्स में अपेयर होने वाले होते हैं, जब हम 9 और 10 में आ जाते हैं तो एट दैट टाइम हमें अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग पर। क्यों? क्योंकि अब से तुम्हारी स्टार्ट होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। अब जिन्होंने 9th एक्सपीरियंस किया है उन्हें तो समझ आ ही गई होगी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग किस तरह से होती है, नोट मेकिंग किस तरह से होती है
और किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर कर डिटरमिन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद थर्ड चीज़ है एप्लीकेशन, जिसकी वेटेज सबसे कम होती है। अब ये वो चीज़ है कि जिसमें थोड़ा सा रट्टा चल जाता है, ये वो चीज़ है जिसमें तुम्हें कुछ चीज़ें याद करनी होती है। तो ये हमारे पास होती है एप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एसएलओज तुम्हें समझ आ गए, 3 तरह के एसएलओज होंगे और इन्हीं से पेपर आने वाला है नॉलेज की बेस पर, अंडरस्टैंडिंग की बेस पर और एप्लीकेशन की बेस पर। सबसे पहले नॉलेज को हमने डिस्कस कर लिया कि नॉलेज जो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी नॉलेज डिटरमिन करती है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग कि तुमने क्या समझा, तुम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग से किस तरह से अपना फोकस बनाए रखते हो, तुमने सारे साल किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को मेंटेन किया है, और उस बिना पर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं अंडरस्टैंडिंग से। थर्ड चीज़ है हमारे पास एप्लीकेशन, जो कि हमारे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वेटेज कम है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि जब तुमने चीज़ों को एनालाइज किया, जब तुमने कॉन्सेप्ट बनाए, तो कॉन्सेप्ट बनाने के बाद तुमने उन्हें अप्लाई किस तरह से किया, तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन। और ये सारी चीज़ें मिलाकर ही हमारे पास एमसीक्यूज, सीआरक्यूज और ईआरक्यूज तुमने जो है अप्लाई करने होते हैं, इन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अच्छा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स समझ आ गए होंगे। अब हम जाते हैं बायोलॉजी के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की तरफ। देखो बच्चों, यहाँ पर बायोलॉजी के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 9 चैप्टर्स। ठीक है, और इस स्पेसिफिकेशन टेबल ने क्या कर दिया है, इन 9 चैप्टर्स की जो वेटेज है इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहला हम चैप्टर देखते हैं सेल साइकिल। अब बहुत सारे जो हमारे पास बोर्ड्स होते हैं या बीआईएससी बोर्ड की अगर हम बात कर लें तो उस बोर्ड में जो चैप्टर होता है ये हमारे पास क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस है वो है एकेयूईबी बोर्ड। तो एकेयूईबी बोर्ड में ये वाला जो चैप्टर है सेल साइकिल का, ये क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो सेल साइकिल के चैप्टर से टोटल 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं। कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं? 4, और एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आने वाले हैं तुम्हारे थ्योरी के पेपर में वो होंगे 40। ठीक है, जिनमें से 4 आ गए हमारे पास सेल साइकिल के, जिसमें से हर एक एमसीक्यू का 1 नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेल साइकिल में आता है हमारे पास सीआरक्यू आ रहा है 1। ठीक है, एक सीआरक्यू आ रहा है 3 नंबर का। इसके बाद सेल साइकिल के चैप्टर से कोई भी ईआरक्यू यहाँ पर नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, सेल साइकिल से कोई भी ईआरक्यू नहीं आ रहा। तो इस चैप्टर की अगर टोटल वेटेज देखें तो यहाँ से टोटल 7 मार्क्स का आ रहा है हमारे पास। ये जो सेल साइकिल चैप्टर है इससे टोटल जो आ रहा है वो 7 मार्क्स का आ रहा है। तो इसकी वेटेज दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले कम है। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि जिन चैप्टर्स की वेटेज कम होती है और जिन चैप्टर से कम नंबर का आने वाला होता है, ये कम नंबर ही आखिर में मिलकर हमारे थ्योरी के रिजल्ट को जो है अच्छा कर देते हैं। तो इन चैप्टर्स पर भी हमें पूरा फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हमारी बेसिस बनाते हैं, इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग नंबर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड परसेंटेज, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके, सो अच्छा, सेल साइकिल के बाद हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज होम्योस्टेटिस। ठीक है, होम्योस्टेटिस। अब होम्योस्टेटिस का ये चैप्टर है, इसकी भी वेटेज अच्छी खासी है। टोटल 9 मार्क का आ रहा है, 5 एमसीक्यू आ रहे हैं इस चैप्टर में से। होम्योस्टेटिस चैप्टर में से 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। इसके बाद इस चैप्टर से जो है एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी कि सीआरक्यू आ रहा है जो कि 4 मार्क का होगा, और इससे भी कोई ईआरक्यू नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टोटल मार्क्स होगा इसके होगा 9। तो होम्योस्टेटिस से 9 मार्क्स का आ रहा है हमारे पास। ये पूरा जो हमारा थ्योरी बेस्ड पेपर है उसमें होम्योस्टेटिस से 9 मार्क का आने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी एक तो वेटेज आप लोग देख लें, 17 नंबर का टोटल 17 नंबर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वेटेज है हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा इसकी वेटेज है। इसके अलावा ये चैप्टर्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके हायर स्टैंडर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स में आपकी बेसिस बना रहा होता है। ठीक है, आपकी न्यूरोलॉजिकल जो न्यूरोलॉजी से बेसिस चीज़ें होती हैं उसकी ये बेसिस बना रहा होता है। तो इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके बच्चों, अच्छा, इस चैप्टर में से देखें 6
6 MCQs आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें से कोई भी CRQ नहीं आ रहा, ये अच्छी बात है, कोई भी CRQ इसमें से नहीं आ रहा। इसके बाद ERQ, इस चैप्टर में से एक ERQ आने वाला है बच्चों, जी बिल्कुल, एक ERQ इस चैप्टर में से आने वाला है। ERQ यानी कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो कि टोटल 6 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का एक ERQ आएगा, लेकिन आपके लिए एक यहाँ पर आसानी कर दी गई है कि इस चैप्टर और जो अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इन दोनों में यहाँ पर एक चॉइस दी हुई है कि इन दोनों में से हम किसी एक को जो है क्या कर सकते हैं, किसी एक को जो है सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है रिप्रोडक्शन, जिसमें से 5 MCQs आ रहे हैं, कोई CRQ नहीं आ रहा। और जो ये हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है ERQ है, इनमें क्या है, ये जो दोनों चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और रिप्रोडक्शन, इनमें से जो है हम किसी एक का अटेम्प्ट कर सकते हैं ERQ, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एज सच हमारा पूरा क्लास 10 का जो सिलेबस है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा जो है वेटेज रखता है अगर हम थ्योरी के एतबार से देखें तो, ठीक है। अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर से हमारे पास MCQs आ रहे हैं टोटल 3, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से एक CRQ भी आ रहा है जो कि 3 मार्क का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक CRQ आ रहा है 3 मार्क का, कोई ERQ नहीं आ रहा है इसमें से, और टोटल जो है ये 6 मार्क का आ रहा है सपोर्ट एंड मूवमेंट। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास फिर से जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स हैं उनकी तरफ आते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस का चैप्टर, ठीक है, और मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इनहेरिटेंस और मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। बच्चों, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इसकी वेटेज हमारे लिए थ्योरी का अगर आप देखें टोटल, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इन दोनों चैप्टर्स की है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट और इनहेरिटेंस। तो इन चैप्टर्स पर इंशाल्लाह हम इसी चैनल में जो है शुरू से काम कर रहे होंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते हम चीज़ों को समझते जाएंगे। खैर, अभी हम देखते हैं इनहेरिटेंस में से टोटल 6 MCQs आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है एक हमारे पास CRQ आ रहा है जो कि 3 मार्क का है, और यहाँ पर फिर से हमारे पास इनहेरिटेंस और मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के दरमियान एक चॉइस है जो ERQ है, ERQ एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्या है, एक चॉइस दे दी है इन दोनों चैप्टर्स के दरमियान, ठीक है, कि 6 मार्क का आएगा और इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा, तो ये अच्छी बात है। ज़्यादातर जो मैंने चीज़ देखी है, बच्चे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट को अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंटल फिनोमिना से रिलेटेड होता है, तो उसको थोड़ी सी नो हाउ होती है इस चैप्टर के बारे में बच्चों को। जैसे अगर हम आगे आगे इसको पढ़ते जाएंगे तो हम चीज़ों को और ज़्यादा समझते जाएंगे। अच्छा, ये समझ आ गया। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ये जो दोनों चैप्टर है इनकी वेटेज बिल्कुल ही कम है, ठीक है, और ये चैप्टर ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो 3 नंबर हैं ये भी मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 10 का रिजल्ट है, जो कि 9 का रिजल्ट है, ये आपके करियर पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, या ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के लिए। तो 3 नंबर को अपनी क्यों छोड़ना, और बिल्कुल आसान से चैप्टर है, 3 नंबर के दोनों में से MCQs आ रहे हैं, कोई CRQ नहीं आ रहा, कोई ERQ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ग्रेड टोटल की तरफ चलें तो सेल साइकिल से टोटल 7 मार्क्स का आ रहा है, होम्योस्टेटिक्स से टोटल 9 मार्क्स का आ रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और रिप्रोडक्शन में एक चॉइस है ERQ में, और इन दोनों का मिलाकर 17 मार्क्स का आ रहा है। इसके बाद है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें से टोटल 6 मार्क्स का आ रहा है, और फिर से एक चॉइस आ रही है इनहेरिटेंस और मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में, जिसमें दोनों का मिलाकर 20 मार्क्स का आ रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर आ रहे हैं हमारे पास टोटल 6 मार्क्स के। तो यहाँ पर देखें जो हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है MCQs की। किसकी है? MCQs की सबसे ज़्यादा जो है वेटेज है, जो 40 मार्क्स का है, CRQ 13 मार्क्स के हैं, और ERQ जो है 12 मार्क्स के हैं। अब जो ऑल राउंड पेपर बनता है थ्योरी का वो है 65 नंबर्स का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप AKUET बोर्ड में अपेयर होते हैं तो AKUET बोर्ड के अंदर जो टोटल बायो का पेपर बनता है वो 75 मार्क्स का बनता है, ठीक है। और इन 75 मार्क्स में 65 मार्क्स तो यहाँ से आ गए थ्योरी से, और 10 मार्क्स आते हैं आपके प्रैक्टिकल से। इंशाल्लाह इसी चैनल के अंदर हम AKUET के प्रैक्टिकल पेपर को भी डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा हम बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड, जी हाँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको इस चैनल के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा AKUET बोर्ड और DISC बोर्ड यानी कि लाहौर बोर्ड से रिलेटेड जितने
जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यूज की शक्ल में हो, चाहे वो हमारे पास जो पेपर 2 होता है, हमारे पास जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी शक्ल में हो, तो हम उसे भी क्या कर रहे होंगे, इस चैनल के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये आज की वीडियो क्लास 10 बायोलॉजी की वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और इससे आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खास करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह से फ़ायदा उठा सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर